हाफ मिशन इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। इमरान ने कार होटल ब्रिज के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर उसे एक तरफ बनी हुई वसी वो अरीज पार्किंग में ले जाकर रोक दिया। वसी वो अरीज पार्किंग निस्ब से ज्यादा रंग बिरंगी और मुख्तलिफ मॉडल्स और कंपनियों की गाड़ियों से भरी हुई थी। यूं लगता था जैसे यहाँ कारों का मेला सजाया गया हो। होटल ब्रिज दारुल हुकूमत का बिल्कुल नया तामीर शुदा होटल था। ये 8 मंजिला होटल फन तामीर का शाहकार था। इसे किसी खैमे के अंदाज में तामीर किया गया था और लाइट्स इस अंदाज में लगाई गई थी कि इंतहाई दिलफरेब माहौल बन गया था। इमरान कार से नीचे उतरा तो एक नौजवान तेजी से उसके करीब आया और उसने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से आले को इमरान की कार से लगाकर उसका एक बटन प्रेस कर दिया और चंद लम्हों बाद उसने आला हटाया और वापस मुड़ने लगा। रुको, इमरान ने कहा तो नौजवान रुक गया। यस सर, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये कैसा आला है और तुमने पार्किंग कार्ड देने की बजाय इसे क्यों कार के साथ लगाया है? इमरान ने उसके हाथ से आला लेते हुए कहा। आला किसी छोटे से माइक्रोफोन जैसा था। सर, ये जदीद तरीन आला है, हम इसे कार सेवर कहते हैं। इसके जरिए कार का इंजन जाम हो जाता है और कार किसी भी तरह चोरी नहीं की जा सकती। आप जब वापस आएंगे तो मैं इसे दोबारा ऑपरेट करके इंजन ओके कर दूंगा। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। क्या वाकई इसका कोई तोड़ नहीं है या तोड़ बना लिया गया है? क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसे आलात का तोड़ निकालने में माहिर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आला उसने नौजवान को वापस कर दिया था। जी, ये जदीद तरीन इजाद है, अभी इसका तोड़ कोई नहीं निकाल सका। अब मैं जा सकता हूँ सर, नौजवान ने कहा और इमरान के सर हिलाने पर वो तेजी से दौड़ता हुआ एक आने वाली कार की तरफ बढ़ता चला गया। कार सेवर शेल्टन कंपनी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और मुड़कर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अचानक उसे एक साइड से एक भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। इमरान उस तरफ मुड़ा तो एक नौजवान वहां मौजूद था। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, उसके हाथ में ऑफिस बैग था। उसने टाई की डबल नॉट बांधी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो मुसलसल टाई बांधने का आदी न था, वरना मुसलसल टाई बांधने वाले आमतौर पर सिंगल नॉट बांधते हैं। क्लीन शेव नौजवान का चेहरा कदरे लटका हुआ था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान ने रुककर पूरे खुशी व खुजू से सलाम का मुकम्मल जवाब देते हुए कहा। जनाब, मेरा नाम हशमत है और मैं आपका हमसाया हूँ। एक मोबाइल कंपनी में सेल्स एजेंट हूँ। गुज़िश्ता 2 घंटों से आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, नौजवान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। मेरे हमसाए और 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आऊंगा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो पहली बार इस नौजवान को देख रहा था। सर, मैं आपके फ्लैट की दाईं तरफ वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आपका बावर्ची सुलेमान मुझे जानता है। हम 2 भाई हैं। हमारे वालिदैन वफात पा चुके हैं और कोई बहन भी नहीं है। मेरा छोटा भाई एहसन कॉलेज में पढ़ भी रहा है और यहाँ इस होटल में वेटर का काम भी करता है। यहाँ के मैनेजर ने एहसन को बुलाकर कहा कि वो सीट छोड़ दे, क्योंकि वो इस जगह अपना आदमी रखना चाहता है। मेरे भाई ने उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो ना माना तो मेरा भाई वापस आ गया। वो बैठा रो रहा था। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने ये सब बता दिया। तो मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ वहाँ चले, हम मैनेजर साहब को मना लेंगे। चुनांचे हम यहाँ आ गए। मैनेजर साहब से तो हमें मिलने ही नहीं दिया गया। अलबत्ता हेड वेटर ने एहसन को ड्यूटी पर ले लिया, जिस पर मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। लेकिन फिर मुझे इत्तला मिली कि मैनेजर साहब को जब इत्तला मिली कि एहसन उनके हुक्म के बावजूद ड्यूटी पर आ गया है, तो उन्होंने थाना कला से पुलिस को कॉल किया और मेरे भाई को किसी कस्टमर की घड़ी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। मैं थाना कला गया, वहाँ के इंचार्ज से मिला तो उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि इतने बड़े होटल के मैनेजर के मुकाबिल वो मेरी बात नहीं मान सकता। अलबत्ता अगर मैनेजर साहब खुद शिकायत वापस ले ले तो मेरे भाई को रिहा कर देगा, वरना उसे चोरी के इल्जाम में लंबी सजा दी जाएगी। मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया। मैंने एक बार फिर मैनेजर साहब से मिलने और उसकी मिन्नत समाजत की कोशिश की, लेकिन मुझे मिलने की इजाजत ही नहीं दी गई, बल्कि मुझे होटल से बाहर फेंकवा दिया गया। मैं वापस आ गया और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के साथ साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ की। सुलेमान साहब नमाज पढ़ने के बाद मेरे करीब से गुजरे तो शायद मेरा चेहरा देखकर रुक गए। उन्होंने मुझसे मेरे गमगीन होने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सारी तफसील बता दी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि मैं होटल ब्रिज पहुंच जाऊं। उन्होंने कहा कि आप सुबह जिक्र कर रहे थे कि आप डिनर होटल ब्रिज में करेंगे, वहां मैं आपसे मिलूं, आप यकीनन मेरी मदद करेंगे। चुनांचे पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने आपको देखा हुआ था, इसलिए मैंने आपसे मुखातिब होने की जुर्रत की है। प्लीज मेरे भाई की मदद करे, वरना उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। वो बेहद शरीफ लड़का है। मुझे उससे बड़ी उम्मीद है कि वो पढ़ लिख कर हमारे वालिदैन का नाम रोशन करेगा। हशमत ने मुसलसल बोलते हुए कहा।
क्या नाम है मैनेजर का? इमरान ने कहा। फखरुद्दीन साहब, हशमत ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, उनसे मिल लेते हैं, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। शुक्रिया जनाब, पीछे आते हुए हशमत ने कहा तो इमरान ने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। आप अंदर नहीं जा सकते जनाब, आपका दाखिला बंद है। मेन गेट पर मौजूद दोनों दरबानों ने इमरान के पीछे आने वाले हशमत को रोकते हुए सख्त और सख्त लहजे में कहा तो इमरान तेजी से मुड़ा। ये मेरे साथ आ रहा है, समझे तुम? इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। सॉरी साहब, हमें नौकरी से निकाल देगा, इसलिए हमारी मजबूरी है जनाब, एक दरबान ने इमरान से बात करते हुए कहा। कौन है साहब, बोलो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। जनरल मैनेजर फखरुद्दीन साहब, दरबान ने जवाब दिया। हशमत, तुम यही बाहर ठहरो, तुमने कहीं नहीं जाना, मैं इस फखरुद्दीन को यहाँ ले आता हूँ, वो तुम्हें खुद साथ लेकर जाएंगे। ये दरबान गरीब लोग हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। इमरान ने हशमत से कहा। सर, आप मेरे भाई का काम कर दीजिए, मैं वैसे भी अंदर नहीं जाना चाहता, हशमत ने कहा और पीछे हटकर एक साइड पर खड़ा हो गया। इमरान मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहां 4 खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। उनमें से एक फोन सुन रही थी, जबकि दूसरी फोन करने पर मुकर्रर थी और बाकी 2 आने वालों के सवालों के जवाब दे रही थी। यस सर, एक लड़की ने इमरान के काउंटर पर पहुंचने के बाद उसने मुखातिब होकर कहा। होटल के चेयरमैन कौन है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। उसके जहन पर हशमत को रोकने का गुस्सा अभी तक चढ़ा हुआ था। सर अब्दुल्ला, फरमाइए, क्या हुक्म है? लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सर अब्दुल्ला से मेरी बात कराओ, उनसे कहो कि उनका भतीजा अली इमरान MSc DSc ऑक्शन बात करना चाहता है, इमरान ने कहा। तो न सिर्फ वो लड़की बल्कि दूसरी लड़कियां भी इमरान की डिग्रियां सुनकर चौंक पड़ी। आप सर अब्दुल्ला के भतीजे हैं, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप इस तरह हैरान हो रही हैं जैसे सर अब्दुल्ला का भतीजा होने के लिए सर पर सींग होना जरूरी है। आप मेरी बात कराएं, वरना अगर मैंने बराह रास्त बात की तो उन्हें जूते पहने बगैर भागकर यहाँ आना पड़ेगा, इमरान ने कहा। यस सर, मैं करती हूँ फोन सर, फोन करने वाली लड़की ने कहा और सामने मौजूद सुर्ख रंग के खूबसूरत फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी प्रेस कर देना, इमरान ने कहा। तो लड़की ने इस्बात में सर हिलाते हुए एक बटन प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, फोन सेक्रेटरी टू चेयरमैन प्रिंस होटल, चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। होटल काउंटर से बोल रही हूँ, यहाँ काउंटर पर चेयरमैन साहब के भतीजे इमरान मौजूद हैं और चेयरमैन साहब से बात करना चाहते हैं, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई, जबकि इमरान काउंटर से पहलू लगाए कोहनी काउंटर पर रखे हॉल की सजावट देखने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बच्चा किसी शहरी मेले में आ गया हो। हेलो, चंद लम्हों बाद दोबारा निस्वानी आवाज सुनाई दी। यस मैडम, काउंटर पर मौजूद लड़की ने कहा। बात कराएं, दूसरी तरफ से कहा गया। ये लीजिए सर, चेयरमैन से बात कीजिए, लड़की ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अंकल, मैं आपका भतीजा अली इमरान MSc DSc ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने ठहर ठहर कर इस तरह बोलते हुए कहा जैसे एक एक लफ्ज दूसरे के जहन में बिठाना चाहता हो। वालेकुम अस्सलाम, क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, लहजा सख्त था। आपने यकीनन मेरा नाम अपनी वसीयत में दर्ज कर दिया होगा, इसलिए ये मेरा पूछना हक है कि आप कब आलम बाला को प्रवास करने वाले हैं, वरना जिस तरह का मैनेजर आपने होटल ब्रिज में रखा है, ये होटल बमों से उड़ाया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। सामने मौजूद लड़कियां एक दूसरे की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें इमरान से खौफ आ रहा हो, और बमों की बात सुनकर तो उनके चेहरे यकलक जर्द पड़ गए। लाउडर का बटन प्रेस होने की वजह से चेयरमैन की बात भी उन्हें सुनाई दे रही थी। बकवास मत करो, क्या हुआ है, क्या किया है फखरुद्दीन ने? सर अब्दुल्ला ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। ये मत पूछे, वैसे अगर आप इस होटल के चेयरमैन ना होते तो अब तक होटल माजी का हिस्सा बन चुका होता। मैनेजर से कहे कि वो काउंटर पर आकर मुझे ले जाए, बाकी बात मैं उससे करूंगा, आप चाहे तो उसे मेरे बारे में बता दे, इमरान ने कहा और बगैर दूसरी तरफ की बात सुने उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ये आप क्या कह रहे थे? आप कौन हैं? एक लड़की ने घबराए हुए लहजे में हकलाते हुए कहा। खौफजदा होने की जरूरत नहीं खूबसूरत लड़कियों, बड़े लोगों पर ऐसे रौब डालने पड़ते हैं, वरना ये दूसरों से सीधे मुंह से बात करना भी गवारा नहीं करते। अब देखना ये फखरुद्दीन कैसे यहाँ आता है। वैसे एक बात बताओ, तुम चारों ने हसीना आलम के इंतखाब में हिस्सा क्यों नहीं लिया? यकीनन तुम चारों ही उस ताज की हकदार हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे साइड पर मौजूद लिफ्ट का दरवाजा खुला
और एक लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक आदमी बाहर आ गया। उसने सूट पहन रखा था, सर पर जैसे बालों का टोकरा रखा हुआ हो। उसकी आंखों में बेचैनी थी। जनरल मैनेजर साहब आ गए, लड़कियों ने खौफजदा से लहजे में कहा, और इस तरह कामों में मसरूफ हो गई जैसे काम ही उनकी जिंदगी हो। वो आदमी तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ा। अली इमरान साहब, आने वाले ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसके लहजे में बेचैनी नुमाया थी। एक लड़की ने इमरान की तरफ इशारा कर दिया, जो काउंटर पर कोहनी टिकाए खामोशी से और मुतमईन अंदाज में खड़ा था। मेरा नाम फखरुद्दीन है और मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। प्लीज आप मेरे ऑफिस आइए, प्लीज आइए। उसने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम होटल बिजनेस में नए आए हो क्या? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, जी मैं ग्रेटलैंड में सर अब्दुल्ला के होटल का तवील अरसे तक मैनेजर रहा हूँ। अब उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया है। आप ऑफिस में आ जाए, वहाँ तफसील से बात होगी। फखरुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो ऐसे लहजे का आदी ना हो। तुमने मेरे हमसाये का होटल में दाखिला बंद कर रखा है। तुमने उसके भाई को, जो यहाँ वेटर था और साथ साथ पढ़ भी रहा था, बिना किसी कसूर के नौकरी से निकाल दिया। फिर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुमने उसे थाने में बंद करा दिया। तुमने एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि तुम एक यतीम बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो। और सुनो, जिस होटल के सर पर तुम नाच रहे हो, ये होटल चंद लम्हों में खाक का ढेर और तारीख का हिस्सा बन सकता है। इमरान का लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द हो गया था। आई एम सॉरी, आप आए तो सही, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फखरुद्दीन ने गड़बड़ाते हुए लहजे में कहा, चलो गेट पर वहाँ मेरा हमसाया हशमत मौजूद है, उसे खुद अपने साथ यहाँ ले आओ, फिर मैं तुम्हारे दफ्तर जा सकता हूँ, वरना नहीं। इमरान ने कहा तो जनरल मैनेजर तेजी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ बढ़ता चला गया। कैसा रहा? काफी है या और टाइट करूं? इमरान ने उसके जाते ही काउंटर पर सहमी खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर शरारत भरे लहजे में कहा, आप कौन हैं? क्या आप वाकई सर अब्दुल्ला के भतीजे हैं? एक लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपको एक राज की बात बताऊं, हर शौहर की तरह सर अब्दुल्ला भी अपने बेगम से बहुत डरते हैं और उनकी बेगम मेरी आंटी है और आंटी को मुझ पर इतना एतमाद है कि जो मैं कह दूं पत्थर की लकीर होता है। और फिर जाहिर है सर अब्दुल्ला सर पकड़कर बैठ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इमरान ने उसी तरह शरारत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे जनरल मैनेजर हशमत को साथ लेकर काउंटर की तरफ आ गया। ये आ गए हैं, अब आप प्लीज मेरे ऑफिस चले। फखरुद्दीन ने कदरे घुघुयाए हुए लहजे में कहा, हाँ आओ, लेकिन ये सबक हमेशा याद रखना कि गरीब के दिल से निकली हुई आह अर्श को भी हिला देती है। तुम्हारी और मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इमरान ने कहा और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत लॉगन की मशरिकी इलाके, जिसे नॉर्थलैंड कहा जाता था, की एक इमारत के कमरे में, जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक उद्दड़ उम्र आदमी बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर उसने सर उठाया और फिर दरवाजे से अंदर आने वाले लंबे कद और वर्जिशी जिस्म के नौजवान को देखकर वो मुस्कुरा दिया। आओ बैठो बाटले, उद्दड़ उमर ने आने वाले से कहा। थैंक्स चीफ, बाटले ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम्हारे मतलब का मिशन हार्ट एजेंसी को दिया गया है। मुझे जब उसकी फाइल मिली तो मुझे वाकई बेहद खुशी हुई है, चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड चीफ, इसका मतलब है कि काफी मुश्किल मिशन होगा, क्योंकि आप हार्ट एजेंसी के चीफ हैं और हार्ड मिशन ही आपको पसंद आता है, बाटले ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चीफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने मखसूस लहजे में कहा। बॉस, चीफ सेक्रेटरी लाइन पर हैं, बात कीजिए। दूसरी तरफ से मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी तो चीफ चौंक पड़ा। हेलो सर, मैं जेम्स बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ हार्ट एजेंसी। चीफ ने इस बार मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तुमने क्रॉस कंट्री मिशन के सिलसिले में क्या पेशरफ्त की है? दूसरी तरफ से कहा गया। सर, मैंने ये मिशन हार्ट एजेंसी के सुपर हार्ट एजेंट बाटले को देने का फैसला किया है। वो मेरे सामने बैठा है। ये मिशन उसके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन सोच समझकर तमाम काम होना चाहिए। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक समझा जाता है और हम नहीं चाहते कि वो इस मामले में मुलविस हो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, ऐसा ही होगा सर, जेम्स ने जवाब दिया। ओके, गुड बाय, चीफ सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। क्या यह मिशन पाकिस्तान में मुकम्मल होना है? मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे बाटले ने कहा। असल मिशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसकी इब्तिदा पाकिस्तान में है। बाद में ये न जाने कहां से कहां जाकर मुकम्मल होगा, चीफ जेम्स ने कहा। आप तफसील तो बताएं, मैं तो खुश हो रहा था
कि यह मिशन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुकम्मल होगा और भरपूर अंदाज में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुकाबला हो सकेगा। बाटले ने कहा, फिक्र मत करो, अब भी तुम्हारे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दरमियान मुकाबला जरूर होगा। मिशन ये है कि ग्रेट लैंड को हतमी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान शुक्रान के साथ मिलकर पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर जदीद तरीन एटमी हथियार ले जाने वाला मिसाइल तैयार करने का मुआहदा कर रहा है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो फिर काफिरिस्तान बराह रास्त खतरे में आ जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया उसके खतरे की जद में आ जाएगी। सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को है, इसलिए क्रीमिया भी इस मंसूबे के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ने ये सब इंतहाई खुफिया रखा हुआ है। तुमने इस मुआहदे को हासिल करना है। इसमें उस जगह के बारे में तफसील मौजूद है। उस तफसील के जरिए तुमने उस जदीद तरीन हथियार, जिसे हॉक का कोड नाम दिया गया है, मिसाइल का कोड नाम सुपर हॉक है, को तबाह करना है। लेकिन ये ख्याल रखना कि ये पाकिस्तानी इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ऐसा ना हो कि उल्टा तुम उनके हाथ लग जाओ और ग्रेट लैंड अपने सुप्रीम एजेंट से महरूम हो जाए। चीफ ने कहा तो बाटले बेख्तियार हंस पड़ा। चीफ, आप जोक अच्छा कर लेते हैं। बाटले को उस अहमद इमरान से मिला रहे हैं, अच्छा जोक है। बाटले ने लुत्फ ले लेकर बात करते हुए कहा तो इस बार चीफ जेम्स भी बेख्तियार हंस पड़ा। चीफ, वहाँ पाकिस्तान में हमें सहूलियात मुहैया करने के लिए हार्ट एजेंसी का कोई आदमी है या नहीं? बाटले ने कहा, हाँ, एक नया होटल वहाँ बना है, होटल ब्रीज। उसका जनरल मैनेजर, जिसका नाम एशियाई है, जो मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं उसे मिस्टर प्राउड कहा करता हूँ। तुम मिस्टर प्राउड से राब्ता करके उसके जरिए ये काम कर सकते हो। वो खासा होशियार और तजुर्बेकार आदमी है। पहले वो यहाँ ग्रेट लैंड में रहता था, अब वो पाकिस्तान में है और मेरी हिदायत पर उसने वहाँ बाकायदा नेटवर्क कायम कर लिया है। चीफ जेम्स ने कहा, उसकी फाइल मुझे दे दे ताकि उससे मैं आसानी से काम ले सकूं। बाटले ने कहा तो जेम्स ने एक साइड पर पड़ी हुई फाइल उठाकर बाटले की तरफ बढ़ा दी। बाटले ने फाइल अपने सामने रख ली। अब हमें सबसे पहले वो मुआहिदा तलाश करना है। आप बताएं, क्या आपने अपने तौर पर अंदाजा लगाया है कि ये किस स्पेशल स्टोर में होगा? बाटले ने कहा, मैंने इस पहलू पर सोचा है और मालूमात भी हासिल की हैं। पाकिस्तान में वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान हैं, जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। एक लिहाज से तुम उन्हें पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी समझो। फिर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतजामी इंचार्ज भी हैं और जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक वो सरकारी और गैर सरकारी तौर पर बेशुमार बार शुक्रान आते जाते रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मुआहिदा तो सर सुल्तान की तहवील में होगा या उन्हें बहरहाल मालूम होगा कि वो कहाँ है। चीफ जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो आसानी से उसे उगलवाया जा सकता है। बाटले ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें ये मशवरा नहीं दूंगा कि तुम सर सुल्तान पर हाथ डालो, क्योंकि उसका रद्द-ए-अमल खौफनाक निकलेगा। पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पागलों की तरह तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। चीफ जेम्स ने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं वहां जाकर देखूंगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। बाटले ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ओके, अब तुम जा सकते हो। अलबत्ता मिशन में पामेला को जरूर साथ ले जाना। वो तुम्हारे टेढ़े दिमाग को सीधा रखना बेहद अच्छी तरह जानती है। चीफ जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी। गुड बाय। बाटले ने फाइल उठाकर कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना। चीफ जेम्स ने कहा, यस चीफ। बाटले ने मुड़े बगैर कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जब उसके उकब में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया तो जेम्स ने फोन का रिसीवर उठाया और फोन सेट पर मौजूद एक बटन को प्रेस करके उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, यहाँ से पाकिस्तान और उसके दारुल हुकूमत दोनों के राब्ते नंबर बता दे। जेम्स ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। फिर चंद लम्हों बाद दोनों नंबर बता दिए गए तो जेम्स ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया। चूंकि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पूरी दुनिया में इंक्वायरी के लिए एक नंबर रखा गया था, इसलिए इंक्वायरी का नंबर किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक एशियाई निस्वानी आवाज सुनाई दी, होटल ब्रिज के जनरल मैनेजर का नंबर दे। जेम्स ने कहा तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया तो जेम्स ने क्रीडल दबाकर छोड़ा और टोन आने पर ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। यस, पीए टू जनरल मैनेजर। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, मैं ग्रेट लैंड से जेम्स बोल रहा हूँ, जनरल मैनेजर से बात कराओ। जेम्स ने कहा, होल्ड करे। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी,
मिस्टर प्राउड, मैं जेम्स बोल रहा हूँ ग्रेटलैंड से। तुम अपना कोई डायरेक्ट नंबर बताओ ताकि अहम बातें बराह रास्त की जा सके। जेम्स ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। 1 मिनट, मैं इसे नोट कर लूं, जेम्स ने कहा और कलमदान से बॉल पॉइंट निकालकर उसने डायरी पर नंबर लिख लिया। ओके, अब सुनो, सुप्रीम एजेंट बार्टले को तुम जानते हो, जेम्स ने कहा। यस सर, बहुत अच्छी तरह, फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा। उनका पाकिस्तान में एक मिशन है, तुमने उनकी हर मुमकिन मदद करनी है, वो तुमसे राब्ता करेंगे। मैं तुम्हारा फोन नंबर उसे दे दूंगा और तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जेम्स ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ, फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, गुड बाय, और सुनो, तुमने मुझे रिपोर्ट देते रहना है ताकि मुझे हालात का इल्म हो सके, जेम्स ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, फखरुद्दीन ने कहा। तो जेम्स ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। शुक्रान की दारुल हुकूमत में एक इमारत जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का बोर्ड मौजूद था के एक कमरे में, जो ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, एक उद्दड़ उम्र भारी जिस्म का मालिक शुक्रानी बैठा हुआ था। उसका नाम चौशान था, कर्नल चौशान। वो शुक्रान की सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ था और ये इमारत दरअसल उस एजेंसी का हेड ऑफिस था। चौशान बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ ग्रेटलैंड चला गया था। फिर वहीं वो पला बड़ा और तालीम हासिल की और फिर वो कई साल तक ग्रेटलैंड की एक सरकारी एजेंसी में काम करता रहा। उसने एजेंसी के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और उसे इस एजेंसी का सेकंड चीफ बना दिया गया। लेकिन फिर एक रोज उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका इलाज हुआ और वो ठीक भी हो गया। अलबत्ता वो कुछ लंगड़ा कर चलता था और इस बिना पर उसे एजेंसी से फारिग कर दिया गया। चौशान ने वापस एजेंसी में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रेटलैंड के हुक्काम ने उसके तमाम कारनामे भुलाकर उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। तो वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस मुस्तकिल शुक्रान आ गया। यहाँ उसका एक क्लास फेलो शुक्रान की सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ था। उसे चौशान के बारे में मालूमात हासिल थी। उसने चौशान को बुलाया और फिर उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस में बाकायदा शामिल कर लिया। यहाँ भी चौशान ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और फिर एक रोज वो सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ बन गया। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल देख रहा था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। चौशान ने, जिसे एक अहम मिशन की कामयाबी पर बाकायदा कर्नल का खिताब दिया गया था, शुक्रान में कर्नल का लकब बेहद मोअज़्ज़ज़ समझा जाता था और चौशान अब कर्नल चौशान कहलाता था। रिसीवर उठा लिया। यस, चौशान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। रॉडिच बोल रहा हूँ ग्रेटलैंड से, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कोई खास बात, चौशान ने कहा। रॉडिच ग्रेटलैंड में सेंट्रल इंटेलिजेंस की नुमाइंदगी करता था।